राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी इत्यादि इत्यादि। क्या नाम, वज्रघोष। मेरे साथ हैं भाई व्यालोक। व्यालोक भाई जो है काफी लंबा समय मतलब 4-5-6 दिन जो है बंगाल में बिता के आए हैं। बंगाल को आप बंगाल के चुनाव जो है देख रहे थे अपनी आंख से। व्यालोक भाई राम राम। वज्रघोष के सभी दर्शकों श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। तो बंगाल में क्या देखा सर आपने? देखिए, ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है कि क्या देखा आपने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और खास तौर से मेरी जो ट्रेनिंग गांधारी की तरह आंख पे पट्टी उट्टी बांध के गए थे क्या? कि मैंने पूछ लिया क्या देखा रे, बोलिए ट्राम आज भी चलती है, यह देखा। पूरा बोलने दीजिएगा, आप लोग पूरा बोलने दीजिएगा। नहीं, आपने कहा ना बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, क्या देखा। बिल्कुल लोडेड क्वेश्चन है। बातों में झांकते हुए थोड़ी ना पूछा है क्या देखा। आप चढ़ाई मत कीजिए, समझे कि पहला ही इससे चढ़ जाओ सामने वाले पर, वो नहीं चलेगा। लोडेड क्वेश्चन क्यों है, धैर्य रखिए और सुनिए। लोडेड क्वेश्चन ये है कि चुनाव के समय जब पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, तो उसका सीधा सा उसकी व्याख्या ये होती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपको क्या लगा कि चुनाव का क्या रंग है। इसलिए लोडेड क्वेश्चन होता है। बाकी कलकत्ता की जो हालत है, बंगाल की जो हालत है, उस पर बात होगी ही होगी। दूसरी बात कि मेरी जो ट्रेनिंग है एक पत्रकार के तौर पर पिछले 20-22 वर्षों की, वह ये बताता है कि सब पर आपको शक करना चाहिए। यू डाउट एवरीथिंग, जो भी आपके सामने बोला जा रहा है, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, और उससे आप फिर इन्फर करते हैं, उससे आप अपनी चीजें निकालते हैं और कंक्लूजन करते हैं। पत्रकारों ने चूंकि ये काम छोड़ दिया है, इसलिए पत्रकारिता की इतनी दुर्दशा हुई है और इसीलिए पत्रकारिता को आज एक गाली की तरह ट्रीट किया जाता है। ये दो बातें मैंने इसलिए कह दी कि उस पृष्ठभूमि में आगे समझना जरूरी है। अब मैंने क्या देखा, मैं कुल मिलाकर 2 ट्रिप में लगभग 12 दिन रहा। एक बार मैं फरवरी के अंतिम समय में गया था और एक बार अभी जो मैं कल लौटा हूं। फरवरी में चीजें बदली हुई थी। फरवरी में बिल्कुल एक तरफा मैदान था। फरवरी में बिल्कुल एक तरफ की चीजें लग रही थी कि ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन मार्च में वो चीजें बदली हुई दिख रही थी। मार्च में अभी जब मैं गया हूं और अप्रैल में जो ये 6-7 दिनों का, उसमें परिवर्तन ये आया है कि अभी आज की तारीख में, जबकि 48 घंटे बचे हुए हैं चुनाव प्रचार को खत्म होने में, पहले चरण के 23 तारीख को मतदान होना है, तो 21 की शाम तक का अभी समय है। उसमें टक्कर एकदम बराबरी की हो गई है और एक तरफा मैदान नहीं रहा है। ये मेरा, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत और मेरे पत्रकारीय जीवन का जो अभी तक का निचोड़ रहा है, उसके आधार पर जो पूरा फील्ड खाली था ममता बनर्जी के लिए, वो अब नहीं है। शुरुआती टिप्पणी यही करते हैं, उसके बाद बातचीत आगे जब बढ़ेगी तो आप भी कहेंगे अपनी, मैं भी कहूंगा, मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआती टिप्पणी यही है कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। अब अगले 2 दिन में क्या होता है, नहीं होता है, और पहले चरण पर ही भाजपा की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अब इस पूरे व्याख्यान की जब मैं अलग अलग व्याख्या करूंगा तो उससे चीजें समझ में आएंगी कि मैंने ये निष्कर्ष कैसे और क्यों निकाले। जी देखिए, मैंने देखा है अक्सर पत्रकारों को ये टर्म यूज करते हुए कि मामला फंसा हुआ है, बहुत कांटे का चुनाव है। ओए भैया, कांटे के चुनाव में देखा कि एक पार्टी 207 सीट ले गई, दूसरी पार्टी 25 पे रह गई। ये तो वो बात हो गई कि नेपाल और ब्राजील का मैच होने वाला है और बड़े बड़े धुरंधर फुटबॉल के समीक्षक कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होगा नेपाल और ब्राजील का।
कांटे का मुकाबला तो हम तो इतना जानते हैं कि साहब 3-2, 2-3, 2-2, 1-1, 0-0, इसको कहते हैं कांटे का मुकाबला। 26-1 का स्कोर हो जाए या 26-0, आए मियां कांटे का मुकाबला हो रहा था, ये तो 26 गोल तो ब्राजील जीत गई। तो उस एक्सपर्ट को आप क्या कहेंगे सर? बिहार में सब लोग कांटे का मुकाबला इन्हें बता रहे थे। मैं तो गया था, मैं तो 207 सीट कही थी, नन्हे पहलवान बोला है 180 सीट आएगी। मुझे याद है, वो अभी भी स्क्रीनशॉट है। मैंने 207 सीट कही थी, मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कांटे का मुकाबला होगा। मैंने कहा राजद और कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं, इसके बावजूद लोग कांटे का मुकाबला क्यों बताते हैं? कहीं आप भी वैसे ही कांटे का मुकाबला तो नहीं बता रहे हैं बंगाल में, जैसा बिहार में बताते थे सब लोग? आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बिहार चुनाव में मेरी जो क्लिपिंग्स होंगी, अगर कहीं होंगी, क्योंकि बिहार चुनाव के समय में यूट्यूब पर आ गया था, तो वो अभी आप देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं। बिहार वाणी पर, व्यालोक वाणी पर वो सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ होंगी। पहली बात कि फुटबॉल से राजनीति की तुलना नहीं। दूसरी बात कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ब्राजील और नेपाल का मैच हो रहा है, नहीं। तीसरी बात कि बंगाल में थोड़ा सा राजनीतिक जो मामला है, कांटे की टक्कर है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो वो एक तरफा ही होंगे। या तो टीएमसी क्लीन स्वीप करेगी या बीजेपी करेगी। अगर परिवर्तन होगा तो बीजेपी कम से कम ऐसा आंकड़ा छुएगी जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि बंगाल बीच में नहीं रहता है। और रही बात भविष्यवाणियों की, तो मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं की। केवल बिहार चुनाव में थोड़ा सा ये कहा था कि हाँ, सरकार एनडीए की बन रही है और सरकार एनडीए की बननी चाहिए। मैं सीटों को लेकर कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें मुंह के बल गिरने की। आपने 3 भविष्यवाणियां की हैं, हो सकता है उसमें 2 ठीक हो, एक में आप भी गड़बड़ हुए होंगे, और वो होता ही है, क्योंकि आपका सैंपल साइज कितना बड़ा होगा। 12 दिनों में मेरा सैंपल साइज मुश्किल से पहुंच के 600-700 लोगों तक पहुंचा है। कुंडीर सर इतने दिनों से घूम रहे हैं, उनका सैंपल साइज कितना होगा? 1000, 1200, 1500। और बंगाल में वोटर्स कितने हैं? लेकिन मैंने अपना निष्कर्ष किन आधारों पर निकाला है उसको जरा मैं बताना चाहता हूं, ताकि दर्शक उसको समझे। देखिए, पहले चरण में 152 सीटें हैं और उसमें ही भाजपा को उम्मीद है। अगर भाजपा उसमें पहले चरण में 77 के ऊपर गई और अगर उसने 100 का आंकड़ा छू लिया, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। और पहले चरण में ही उसकी ये है। बंगाल में एक और खासियत है कि भाजपा हर एक जगह, बाकी जगहों पर शहरी पार्टी है मोस्टली। कहा जाता है ना कि भाजपा भाई उच्च वर्ग की, फलाने की, जिलाने की। इधर 10-12 साल में जब से मोदी और शाह आए हैं, तब से उन्होंने बहुत सारी चीजों को तोड़ा है, ब्रेक किया है। लेकिन पहले तो सीधे कहा जाता था भाजपा के सदस्य बनिए, बनिया बाभन की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है, ये कहा जाता था। लेकिन ये सब अब चीजें बदली हैं। लेकिन बंगाल में शहरी इलाकों में ही भाजपा कमजोर है, ये बड़ी मजेदार बात है। और गांवों में बहुत ज्यादा पकड़ है। क्यों है? क्योंकि 85 सीटें मुस्लिम बहुल में, और उसमें जो बांग्लादेश से लगे इलाके हैं, वहां पर तुष्टीकरण का जो जबरदस्त खेल खेला है ममता बनर्जी ने, अब उसकी आंच हिंदुओं को लग रही है। हाँ, ध्रुवीकरण आपको सतह पर नहीं दिखेगा। ध्रुवीकरण जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो गया था या हो गया है या बाकी जगहों पर हुआ, वैसा नहीं दिखेगा आपको। अभी भी वहां के बंगाली लोग जो हैं वो कहेंगे कि भाई सब ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, और मुसलमान तो करेगा ही करेगा। लेकिन लोगों की नजर में यह भी आ रहा है कि पहले जहां सड़क के दोनों तरफ पांडाल लगते थे, अब 200 किलोमीटर तक कोई पांडाल नहीं लगता है। लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि किस तरह निर्बाध तरीके से गोवंश की तस्करी हो रही है। लोगों को यह भी समझ में आता है कि दुर्गा पूजा में मां दुर्गा को शस्त्र विहीन किया गया है। लोगों को यह भी समझ में आता है कि रामनवमी, कोई ये कहती हैं कि राम यहाँ के नहीं है, और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार क्यों मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा निकली? भाई कहने को तो ये लोग कहते हैं कि राम नहीं है यहाँ के, दुर्गा हैं। इन्होंने देवताओं का भी बंटवारा कर दिया है।
लेकिन मुर्शिदाबाद जहां की लगभग 80% आबादी है मुसलमानों की, 70 to 80 है, वहीं पर क्यों हुआ और हिंदुओं ने प्रतिकार क्यों किया, जबरदस्त प्रतिकार किया इस बार रामनवमी के दिन। तो ये जितनी चीजें हैं, आप उत्तर बंगाल के इलाके को देखें अगर, जैसे कूच बिहार है, अलीपुरद्वार है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कालिम्पोंग है, जंगल महल है, ये सारी चीजें वहां के खास तौर से जो चाय बागान के लोग हैं वो भाजपा के समर्थक हैं। 90 लाख वोट गए हैं और उसमें से आप अगर ये कहना चाहते हैं कि उसमें से अधिकांश वोट ममता बनर्जी के नहीं है तो आपका धन्यवाद। अधिकांश वोट तो उसमें से ममता बनर्जी के हैं। हालांकि ममता बनर्जी उसमें एक और चीज कर रही हैं, वो कह रही हैं बार बार कि इसमें मतुआ समुदाय और राजवंशी समुदाय के वोट काटे गए हैं, जो वोट खुद उन्होंने पहले ही कटवाए हैं। लेकिन ईसी ने अभी ये व्यवस्था दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को डायरेक्टिव दिया है कि अगर वोट से एक दिन पहले तक भी कोई अपने कागज जमा कर सकता है तो उसको वोटिंग देने दिया जाए। तो जिनके पास कागज है वो तो वोट देंगे, और कागज किनके पास नहीं है? घुसपैठियों के पास नहीं होगा ना कागज, या उनकी जांच की जाएगी। ये 2-3 चीजें हैं। मुस्लिम वोट कहीं कोई बिखराव नहीं हो रहा है। जो हुमायूं कबीर आए थे भाई साहब और ओवैसी मिलके, उनका ढोल फूट गया है। हुमायूं कबीर सीधे तौर पर ममता बनर्जी के आदमी हैं, उन्होंने ही उनको भेजा था कि भाई थोड़ा मुस्लिम वोटों को कैटर करो। समस्या यह है कि तुष्टीकरण की हर एक हद पार कर चुकी है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी, अगर मैं धीरेन्द्र पुंडीर सर के वाक्य को उधार ले लूं, जैसे कल उन्होंने एक वाक्य बहुत बढ़िया कहा, मुझे बड़ा मजा आया, वो वाक्य मैं उधार ले लेता हूं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पंखों में कितनी भी परवाज हो, लेकिन अब उनका आकाश छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उसके आगे है ही नहीं। पिछले चुनाव में वो जितना जीत गई, उसके बाद वो नीचे ही आएंगी ना, शीर्ष से। और शीर्ष से जब आदमी लुढ़कता है तो बहुत तेजी से लुढ़कता है। इसलिए जिस बंगाल में फरवरी में एकदम आपकी जो लाइन है, मैं उसी लाइन को देख रहा था कि एक तरफा है। आप तो खैर सीट्स भी बता रहे हैं, आप तो 115 सीटें निर्विरोध बता रहे हैं कि ममता जीत रही हैं, लेकिन मार्च में और अप्रैल में जब मैं गया हूं तो ये चीजें बदली हुई नजर आई हैं। मार्च अप्रैल में लोग ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं, जबकि फरवरी में किसी ने कुछ नहीं बोला, विदाउट कैमरा भी। लेकिन अब लोग कैमरे पर अगर बोल रहे थे तो वहां मैंने कहा कि अब टक्कर है, और ये टक्कर चुनाव के दिन किधर जाएगी वो नहीं अभी मैं कह सकता हूं। हो सकता है कि भाई फिर से टीएमसी की ही लहर आ जाए, क्या पता बंगालियों का। लेकिन अभी तक के जितने लक्षण दिख रहे हैं उन सब में मुझे ये पूरा लग रहा है कि इस बार बंगाल परिवर्तन चाह रहा है और इस बार बंगाल परिवर्तन करेगा। इसमें 2-3 जो सबसे बड़े रोड़े हैं वो है मोहम्मडन आबादी और मोहम्मडन सीट, लेकिन वो तो असम में 34% थे, यहाँ पर तो 2011 की जनगणना के अनुसार 27% ही हैं। तो जब असम में चीजें पलट सकती हैं, दर्द का हद से गुजरना जब दवा बन सकता है, तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। और जैसे बिहार और यूपी नाभिनाल संबंध की तरह दिखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को देख के बिहार अपना चोला बदला, या बिहार को देखकर उत्तर प्रदेश ने अपना चोला बदला, वैसे ही असम और बंगाल की समस्याएं भी लगभग एक हैं और ये बदली भी हो सकती है। हालांकि बंगाल का जो तथाकथित भद्र लोक है वो अगर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा है, बंगाल का हिंदू अगर अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोया रहा, तो फिर पता नहीं, तो फिर ये हो सकता है कि फिर से ममता बनर्जी आ जाए। लेकिन जितना मैं घूमा हूं, जितना मैंने देखा है, उससे मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार जा रही हैं। जी देखिए, आपने जितनी बातें कही मैं उनसे सबसे सहमत हूं, पर
मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो उसमें 2-3 पॉइंट्स मैं, हाँ 2-3 पॉइंट्स हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। पहला है सीपीएम और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रही हैं, और पूर्व में यह देखा गया है कि कांग्रेस जब यह देखती है कि बीजेपी आने जा रही है तो वो अपना वोट अपने ही प्रतिद्वंद्वी को ट्रांसफर करती पाई गई है। दिल्ली में हमने देखा है और बहुत सी जगहों पर देखा है हमने। पंजाब में भी हमने देखा है कि अकालियों और भाजपाइयों ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया 2017 में कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अगर आपको याद होगा तो क्या सीपीएम और कांग्रेस अपने वोट को अगर भाजपा सचमुच आती हुई दिखाई दी तो वही भाई, सीपीएम और कांग्रेस के लिए तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो सीपीएम कांग्रेस किसको प्रेफर करेंगे, ममता को प्रेफर करेंगे या बीजेपी को प्रेफर करेंगे? और क्या सीपीएम कांग्रेस बीजेपी को आने देगी? अगर उन्होंने अपने लेवल पे डिसाइड कर लिया कि नहीं चाहे कुछ हो जाए भैया, ममता जी ठीक है, बीजेपी को नहीं आने देना, अगर वो ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो अगर वो 2-3% वोट भी अपना अगर सीपीएम और कांग्रेस ट्रांसफर कर देती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पहला मेरा एक कंसर्न है। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मुझे जो मैंने महसूस किया कि भाजपा के पास वहां संगठन नाम की चीज ही नहीं है। भाजपा अपने सिर्फ बड़े चेहरों, बड़े नेताओं के बल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टीएमसी के पास इतने फुट सोल्जर्स हैं जो कि हर किस्म का दंड फंद करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या उन फुट सोल्जर्स, उसको वो एक बंगाली में एक टर्म यूज करते हैं जो कि गंडम गोल या इस टाइप का कुछ वर्ड था, मैं भूल रहा हूं भाई, कि ये लोग गंडम गोल करेगा। और जो भय का वातावरण आज तक टीएमसी ने बना के रखा है आज तक, क्या वह वाकई दूर हो गया है, हो जाएगा? और क्या वोटिंग वाले दिन भाजपा समर्थक वोटर निर्भय होकर वोट डालने निकलेगा? सर ये अच्छा, उसमें मुझे थोड़ी सी अभी भी कसर लगती है, क्योंकि मैंने वो भय लोगों में देखा। अभी भी लोग भयभीत हैं, सरेआम कहते हैं कि अगर वो वापस आ गई तो हमारा क्या होगा। और उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त असंतोष है कि पिछली बार भाजपा ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये कंसर्न अभी भी है भाजपा के वोटर में। इसको एड्रेस कैसे करेगी भाजपा? आपके तीनों पॉइंट का सिलसिलेवार जवाब देते हैं। पहले जो वोट ट्रांसफर की बात आपने की, उसके लिए वोट होना चाहिए। कांग्रेस बंगाल में खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं, सीधी सी बात है सर। दोनों का मिला के 7% वोट है, दोनों का मिला के। सर आपकी पूरी बात मैंने सुनी, मेरी पूरी बात सुनिए। 7% वोट हो या 17% वोट हो, ट्रांसफर तभी होता है जब आपकी औकात हो। कांग्रेस और सीपीएम की कोई औकात नहीं है बंगाल में। इस बार का चुनाव सीधा है, दीदी बनाम मोदी कह लीजिए उसको, या भाजपा बनाम टीएमसी कह लीजिए, एकदम यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये वोट ट्रांसफर वगैरह नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो 7%, चलिए तो भैया एसआईआर ने तो 10% करीब कर दिया है काम। अगर अंक गणित की ही बात करते हैं तो भाई उस वोटिंग को वहां भी तो देखें कि एसआईआर ने कितना नुकसान किया है ममता बनर्जी का, और क्यों है। तीसरा, भय का जो माहौल है। कल मैं कोलकाता के एक बड़े दफ्तर में था और मैं जहां जिससे मिलने गया था, मुझे लगा कि मैं किसी गलत दफ्तर में चला आया हूं, क्योंकि पूरी तरह से वो सीआरपीएफ की छावनी लग रही थी। सड़कों पर आप भी देख के आए हैं कि छावनी में बदली हुई है,
आप सोच नहीं सकते थे कि टीएमसी के किसी भी ब्लॉक स्तर के नेता को भी सरे सरे आम झपड़ियाया जा सकता था, लेकिन 3-4 वीडियोज दिखे हैं। ममता बनर्जी की रैलियों से लोग वापस जाएंगे ये कभी नहीं होता था, लेकिन ममता बनर्जी मंच पर बोल रही हैं और ये सारे विजुअल्स आपके पास हैं। भय जब हद से गुजर गया है, और भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है कि उसने मोदी और शाह को पीछे रखा है। शाह 15 दिन से हैं, लेकिन उनकी रैलियां और उनके बयान देखिए। बस एक बयान दिया कि उल्टा लटकाएंगे। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि 7 पुश्तों तक का हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर के लोग जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में, और जब तक कार्यकर्ताओं की आपने बात कही तो भाई साहब टीएमसी में कौन से कार्यकर्ता उसके हैं? पूरा का पूरा सीपीएम ही शिफ्ट हुआ ना, और कांग्रेस से शिफ्ट हुआ था सीपीएम में। आखिर वो कल्चर टूट क्यों नहीं रहा है? वो इसीलिए तो नहीं टूट रहा है कि तोलाबाजी, कैरम क्लब, पाड़ा क्लब, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो चुनाव के नतीजे को देखकर, और ये जो हवा बदलती है, वो हम पत्रकारों से ज्यादा जो ग्राउंड के फुट सोल्जर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो गंडगोल करते हैं, जिनको चेंगड़ा कहते हैं बंगाली में, वो सबसे पहले हवा सूंघते हैं। और अभी जो भाजपा के बैनर और ये वो सब दिख रहे हैं, क्या वो परिवर्तन सूंघ कर दीदी को डिजर्ट नहीं करेंगे? इतना आसान नहीं है। तो इसलिए, और अंतिम बात, ममता बनर्जी के हाल के बयान देखिए, उनकी देह भाषा देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब वो कह रही हैं कि महफिल रहेगी तो गुलशन रहेगी तो फिर मिलेंगे, तृणमूल रहेगा तो फिर मिलेंगे, ये सब चीजें राजनीति में बड़े संकेत की ओर देती हैं। अभी तक वो कोई नाटक नहीं पसार सकी हैं, क्योंकि गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले आते ही उनके उसी नाटक पर कहा कि भाई किसी दिन उनका सिर फूटा हुआ मिल सकता है, पैर टूटा हुआ मिल सकता है। और अखबारों को देखिए, टीवी चैनल्स को देखिए, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस हवा को सूंघते रहते हैं। खासतौर से बंगाल के जो स्थानीय अखबार हैं, उनके वक्तव्यों में, उनके लिखावट में जो एक शिफ्ट मैंने देखा, इन सब से बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि ममता बहुत जमीनी नेता हैं। ममता एकदम फर्श से उठी हैं। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि टक्कर है कांटे की, वरना मैं सीधे कहता कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। क्योंकि इतने ज्यादा जहां निगेटिव पॉइंट्स है ममता के, भ्रष्टाचार का निगेटिव पॉइंट्स है, आर्थिक कर का है, गुंडई का है, एंटी इनकम्बेंसी चौथी बार का है, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था और हिंसा का है, और तुष्टीकरण का है। इतने निगेटिव पॉइंट्स लेके भी अगर ममता टिकी हुई हैं, और मैं जब रहा हूं तो वो आपके सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए, वरना बीजेपी को इस बार क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक सकता था। जी, क्लीन स्वीप को आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसको क्लीन स्वीप बोलते हैं आप? 2/3 बहुमत, मतलब 200 और 100 सीट, 200 190 बीजेपी और 180-90 सीटें आ जाए भाई, 148 का जादुई आंकड़ा है, 160-70 जो भी आ जाए तो क्लीन स्वीप है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 170 के ऊपर जो भी बढ़ेगा वो क्लीन स्वीप है, जैसे पिछली बार ममता बनर्जी ने किया था। चलिए, आज सर मैं अपनी बात को एक ही वाक्य पे समाप्त कर रहा हूं। दर्शक याद रखें इसको, आप भी याद रखिए। एक किसान था, बोला हमारी गाय जो है 15 लीटर दूध देगी, अभी देखो दूह के निकालेंगे। तो एक मेरे जैसा वहां खड़ा था, उसने बोला भैया तुम्हारी बाल्टी ही बमुश्किल 8 लीटर की है, इस बाल्टी में कैसे दूध लोगे यार 15 लीटर? सर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, बीजेपी की टोटल
जो इक्वेशन है ना सर, वही पूर्ण बहुमत की ओर नहीं जाती हुई दिखती। जो इक्वेशन है टोटल, जो वोट शेयर और सारा कुछ है, सीटों सर का जो इक्वेशंस बदल जाते हैं, इक्वेशंस बदलते हैं और रातों रात बदल जाते हैं। एसआईआर में जितने वोट कटे हैं उसको आप इक्वेशन में लाइए, ममता बनर्जी के जितने निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको इक्वेशन में लाइए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी गर्दन पकड़ के ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मान लीजिए, नहीं, मत मानिए। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपको बताया। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ, मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं क्योंकि मेरी एक ट्रेनिंग हुई है पत्रकारिता की। आपके ऑब्जर्वेशन में हो सकता है वो ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि आप सीधे फील्ड में उतरे हैं, आप सीधे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपका एक अलग दृष्टि है आपकी। तो इसलिए दर्शकों से मैं कहूंगा कि अब 4 मई का है मजा, तब तक लीजिए मजा, और हम लोग इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। नहीं, देखिए मैं व्यालोक भाई, जो मेरा कंसर्न सिर्फ एक है, यदि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का नेतृत्व अपने वोटर को, जो है उसका वोटर, परंतु वोट उसका पड़ता आया है आज तक टीएमसी को, है वो भाजपा का वोटर, अगर इस सिचुएशन को बदल पाया और अपने वोटर्स को ये विश्वास दिला पाया कि नहीं, निर्भय होकर वोट दीजिए, हम हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। ये आप ही का कंसर्न नहीं है, ये किसी भी भाजपा समर्थक का, किसी भी पत्रकार का यही कंसर्न नहीं है। तो अगर ये हम लोगों का कंसर्न है तो मोदी और शाह का नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस पर एक अलग चर्चा करेंगे कल परसों में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।